हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार बॉटनी क्लास यूट्यूब चैनल में। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है बीएससी फर्स्ट ईयर का माइक्रोबायोलॉजी पेपर का टॉपिक का नाम है वायरसेस या विषाणुओं के सामान्य लक्षण, द जनरल कैरेक्टर ऑफ वायरसेस। नाउ सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि वायरस है क्या है, क्या इस शब्द का अर्थ क्या है, इस शब्द की एटिमोलॉजी क्या है, यानी कि ये शब्द कहाँ से आया, किस तरीके से इस शब्द का निर्माण हुआ। तो अपन देखते हैं कि जो वायरस शब्द है वो ग्रीक भाषा के शब्द वायरस से ही बना है, जिसका मतलब होता है पॉइजन या पॉइजनस एजेंट। ठीक है, इस तरह से अगर अपन बात करें कि वायरस जो एक वर्ड है विष, इसको हिंदी में अपन विषाणु बोलते हैं, ठीक है ना। तो संस्कृत शब्द विष का मतलब भी क्या होता है, पॉइजनस। और इसका अर्थ क्या हुआ, कोई ऐसा कारक जो कि पॉइजनस है या जो कि हानिकारक है, इसीलिए इसका नाम दिया गया, वायरस नाम दिया गया। नाउ ये तो था इसकी एटिमोलॉजी या इस वर्ड का निर्माण की बात कर रहे हैं। लेकिन इनिशियली अपन देखते हैं कि इसका वायरस जो नाम है ये पता कैसे चला लोगों को कि ये वायरस है या इस तरह का कोई एजेंट है। तो अपन हिस्ट्री की बात करते हैं, इसके इतिहास की बात करते हैं कि कैसे इसकी खोज हुई और कैसे इसका नाम वायरस पड़ा। नाउ सबसे पहले अपन देखते हैं कि 1884 तक लुईस पास्चर जो थे उन्होंने, अपन देखते हैं कि कई सारी बीमारियों का पता लगाया था, संक्रामक रोगों का पता लगाया था। लेकिन जब रेबीज की उन्होंने संक्रामक रोग जो रेबीज जो था उसका जो कॉजल एजेंट था, यानी कि वो किसके द्वारा हो रहा है, उसका पता लगाने में वो नाकामयाब रहे। इनिशियली उन्होंने माना कि ये सब किसके द्वारा हो रहा है, बैक्टीरिया के द्वारा हो रहा है, किसी न किसी प्रकार के बैक्टीरिया के द्वारा हो रहा होगा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि इसका जो कॉजल एजेंट है वो इतना सूक्ष्म है, इतना छोटा है कि उनको सामान्य माइक्रोस्कोप से दिखाई नहीं दिया, तो वो उसको पहचान नहीं पाए या उसको आइसोलेट नहीं कर पाए। देन अपन देखते हैं कि उसके बाद में 1884 के अंदर 1884 के बाद में फ्रेंच माइक्रोबायोलॉजिस्ट है चार्ल्स चैम्बरलेन, फ्रेंच माइक्रोबायोलॉजिस्ट है चार्ल्स चैम्बरलेन, उन्होंने एक ऐसा फिल्टर बनाया जिससे बैक्टीरिया को भी छाना जा सके। अब छानने का मतलब क्या हुआ कि उसकी पोर साइज जो थी, यानी उस फिल्टर की पोर साइज बैक्टीरिया से भी छोटी थी, जिसकी वजह से बैक्टीरिया को अलग किया जा सकता है। तो अब इन्होंने वापस इसी तरह के, यानी कि ये जो फिल्टर बनाया, इस फिल्टर के बाद में कुछ ऐसे बीमारियों का जिनके कॉजल एजेंट का अभी तक पता नहीं चला था, यानी कि वो इतने सूक्ष्म थे, इतने छोटे थे या बैक्टीरिया से भी छोटे थे, तो उन बीमारियों में उन्होंने इस फिल्टर का उपयोग किया और पता लगाया कि ये जो कॉजल एजेंट है, जो रोगजनक है, ये रोगजनक बहुत छोटा है। देन बात करते हैं इसी फिल्टर का उपयोग कर सबसे पहले रशियन बायोलॉजिस्ट हैं दिमित्री इवानोव्स्की रशियन माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। इन्होंने जो टोबैको मोज़ेक वायरस जो है, यानी कि जो तंबाकू के अंदर रोग होता है, मोज़ेक रोग होता है, उस वक्त तो पता नहीं था कि ये वायरस कैसे हो रहा है। तो तंबाकू के अंदर एक मोज़ेक डिजीज जो हो रही थी, उस मोज़ेक डिजीज का सबसे पहले इस पत्ती को क्रश कर उन्होंने इस फिल्टर से छानने की कोशिश की, लेकिन वो फिर भी क्या हो गए, असफल रहे। क्यों? क्योंकि ये जो रोग वाहक था ये अत्यंत छोटा था और सामान्य माइक्रोस्कोप से दिखाई नहीं देता है। देन अपन देखते हैं कि सेम जो ये जो रोग है, इसी को ये टोबैको मोज़ेक जो रोग है, इसी को बीजरनिक ने, मार्टिनस बीजरनिक 1898 में डच वैज्ञानिक थे, इन्होंने सेम, यानी जो दिमित्री इवानोव्स्की जो था ने जो प्रयोग किया था, सेम प्रयोग बीजरनिक ने भी किया। यानी कि इन्होंने क्या देखा कि टोबैको की अगर संक्रमित पत्ती को अपन स्वस्थ पत्ती के ऊपर रगड़ते हैं तो सेम लक्षण उनको दिखाई देते हैं। देन जो फिल्ट्रेट है, यानी कि जो टोबैको की पत्ती को क्रश करके उन्होंने इस फिल्टर से छाना, यानी जो फिल्टर चैम्बरलेन ने बनाया था उस फिल्टर से छाना, और जो फिल्ट्रेट था, यानी जो नीचे की तरफ जो तरल पदार्थ छन के आया था, वो भी अपने आप में क्या था, एक प्रकार का संक्रामक दल था। हालांकि इस स्टेज तक भी उनको किसी प्रकार का रोग
दिखाई नहीं दिया बीजनिक को भी, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने ये तो पता लगा लिया कि ये जो तरल है, ये जो फिल्ट्रेट है, इस फिल्ट्रेट में कोई ना कोई तो रोगजनक है जो कि रोग उत्पन्न कर रहा है। लेकिन इसकी नेचर कैसी थी उस वक्त, क्योंकि ये इसको फिल्ट्रेट या माइक्रोस्कोप में देख नहीं पाया, इसलिए उन्होंने इसकी प्रकृति जो है, नेचर जो है, वो नेचर कैसी बताई कि ये जो कॉजल एजेंट है या जो भी रोगजनक है वो कैसा है, एक प्रकार का तरल है। इसीलिए बीजनिक ने इसको क्या नाम दिया, जो डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे मार्टिनस बीजनिक, उन्होंने इसका नाम दिया कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम का मतलब कि ये एक प्रकार का तरल संक्रामक है, तरल वाइवम फ्लूइडम या तरल संक्रामक है जिसको आइसोलेट नहीं किया जा सकता। देन अपन बात करते हैं इसके बाद में डब्ल्यू स्टैनले, यानी कि वेंडल स्टैनले जो थे, उन्होंने सबसे पहले इस कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम जो तरल कॉजल एजेंट था, तरल रोगवाहक था, उस रोगवाहक को क्रिस्टलाइज करने में सफलता प्राप्त की, यानी कि उसका क्रिस्टलाइजेशन करने में सफलता प्राप्त की। और इसी आधार पर 1935 में इनको क्या मिला, नोबेल पुरस्कार मिला वेंडल स्टैनले को, जिन्होंने इस रोगवाहक को, जो कि एक प्रकार का तरल जैसा था, जो कि बैक्टीरिया फिल्टर से छन जाता था, उसको क्रिस्टलाइज करने में सफलता प्राप्त की। और उसके बाद में ही अपन देखते हैं कि इसी समय सेम उसी दौर के अंदर अपन देखते हैं कि फ्रेडरिक लॉफलर एंड पॉल फ्रॉस्ट जो थे, उन्होंने भी पशुओं में एक प्रकार का रोग जो हो रहा था, जो कि खुरपका और मुंहपका रोग था, उसमें भी इसी प्रकार के किसी रोगवाहक की जानकारी दी, जो कि क्या होता है, बैक्टीरियल फिल्टर से भी छन जाता है। देन एक्चुअल अगर अपन इसकी बात करें 20वीं सेंचुरी के अंदर एक और परिघटना थी, 20वीं सेंचुरी के अंदर अपन देखते हैं 1931 में जब नॉल और रस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया, उसके बाद ही हमें पता चल सका कि ये जो फिल्ट्रेट तरल है, क्योंकि स्टैनले ने यह सिद्ध कर दिया था कि ये जो रोगजनक है ये कोई तरल नहीं है, बल्कि इसका आकार इतना छोटा है जो सामान्य माइक्रोस्कोप से दिखाई नहीं देता। उसके बाद ही इसका नाम क्या रखा गया था, बीजनिक ने इसका नाम रखा वायरस, यानी विष का एजेंट, या ऐसा एजेंट जो रोगजनक है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन उसके बाद में अपन देखते हैं कि 1931 में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार हो गया नॉल और रस्का ने, उसके बाद में इसकी डिटेल स्ट्रक्चर अपने सामने आई कि ये भी एक प्रकार का क्या है, ऑर्गेनिज्म है, लेकिन कैसा ऑर्गेनिज्म है, जो किसी न किसी जीवित कोशिका के अंदर ही मल्टीप्लाई हो सकता है, जीवित कोशिका के बाहर ये एक निर्जीव की भांति रहता है। देन अपन बात करते हैं टुवर्ड डी हेरन परिघटना, क्या मतलब है इसका। ये साइंटिस्ट है फ्रेडरिक टुवर्ड, इन्होंने एक और प्रकार के वायरस की खोज की। इन्होंने देखा कि कुछ बैक्टीरियल लॉन जो है, बैक्टीरियल लॉन का मतलब क्या हो गया कि लैब के अंदर जब बैक्टीरिया को ग्रो कराते हैं बैक्टीरियल प्लेट के ऊपर, उसके ऊपर बैक्टीरियल लॉन बोलते हैं, ठीक है ना। वहां पर उन्होंने देखा कि कोई ऐसा संक्रामक रोगजनक है जो बैक्टीरिया की कॉलोनी की ग्रोथ को रोक देता है और वहां से जगह जगह से उसकी कॉलोनी को क्या हो जाता है, डिसअपियर कर देता है। और जब उन्होंने यहाँ से, यानी कि जिस डिसअपियर वाली जगह से उन्होंने क्या किया, फिर से स्वस्थ कॉलोनी को संपर्क कराया, तो फिर से वही घटना हुई। तब इन्होंने ये पता लगाया कि ये जो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, किसी न किसी प्रकार के वायरस की। लेकिन ये वायरस क्या है, बैक्टीरिया के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं और बैक्टीरिया को खा रहे हैं, इसीलिए इन्होंने इसका नाम क्या रखा, बैक्टीरियोफेज, यानी बैक्टीरिया को खाने वाला या बैक्टीरिया का भक्षण करने वाला। हिंदी में इसको अपन बोलते हैं जीवाणुभोजी वायरस या जीवाणुभोजी विषाणु। देन इसी समय फेलिक्स डी हेरन, तो फ्रेडरिक टुवर्ड और फेलिक्स डी हेरन, उन दोनों ने मिलकर फेलिक्स डी हेरन ने क्या किया, मिनिमम इन्फेक्टियस जो काउंटिंग है, यानी कि ये जो तरल था जिसके अंदर वायरस मौजूद था, इसकी इन्होंने एक डाइल्यूशन बनाया, आगे से आगे डाइल्यूशन बनाने के, और अल्टीमेटली उन्होंने वो संख्या निकाली जहां से हम देखते हैं कि किसी वायरस की न्यूनतम संख्या इन्फेक्शन करने के
के लिए कितनी होनी चाहिए। जैसे ओरिजिनली उन्होंने 1 माइक्रोलीटर लिया इसका वायरस जो लिक्विड था संक्रामक पत्ती का, देन उसमें से 0.1 निकालकर फिर से 1 माइक्रोलीटर के अंदर डाला, फिर उसमें से 0.1 निकालकर फिर से 1 माइक्रोलीटर शुद्ध पानी के अंदर डाला डिस्टिल्ड वाटर में, और ऐसे करते करते उन्होंने अल्टीमेटली देखा कि किस जगह पर जाकर ये जो तरल है वो अपनी संक्रामकता खो देता है। तो इस फॉर्मूले के द्वारा इस प्रयोग के द्वारा उन्होंने क्या निकाला, MIC निकाला, मिनिमम इन्फेक्टियस काउंटिंग, यानी कितने नंबर चाहिए, मिनिमम रूप से कितने वायरस पार्टिकल चाहिए किसी स्वस्थ जीव को संक्रमण करने के लिए। और इन दोनों को क्या बोलते हैं, स्टुअर्ट डी हैरल परिघटना बोलते हैं। और इसी के द्वारा बाद में वायरोलॉजी के क्षेत्र में काफी इंपॉर्टेंट काम हुआ, क्योंकि हमें ये पता चला कि किसी स्वस्थ ऑर्गेनिज्म को संक्रमित करने के लिए मिनिमम वायरस पार्टिकल की संख्या कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो था इसका कौन सा हिस्ट्री, कि कैसे हमें वायरस के बारे में पता चला, वायरस का नाम कैसे दिया। इनिशियली उसको कंटाजियम वायरस फ्लूइडम कहा गया, लेकिन बाद में W. स्टैनले ने या वेल्डेन स्टैनले ने उनको क्या किया, क्रिस्टलाइज फॉर्म में किया, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा इसकी डिटेल स्ट्रक्चर हमारे सामने आई। तो बात कर लेते हैं इसकी स्ट्रक्चर। उससे पहले अपनी एक बात और करते हैं ऑरिजिन, ठीक है, कि इसकी ऑरिजिन कैसे मानी जाएगी, या इसकी उत्पत्ति किससे मानी जाए। इसकी उत्पत्ति के लिए अपन देखते हैं कि 3 प्रकार की अपने सामने संभावनाएं हैं उत्पत्ति के हिसाब से, या 3 प्रकार की हाइपोथेसिस दी गई है। पहली हाइपोथेसिस कौन सी है, रिग्रेसिव हाइपोथेसिस, रिग्रेसिव हाइपोथेसिस, या इसको अपन डीजेनरेसिव हाइपोथेसिस या रिडक्शन हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, रिडक्शन या डीजेनरेटिव हाइपोथेसिस। अब इस हाइपोथेसिस का मतलब क्या है कि वायरस जो है वो किसी पूर्ववर्ती ऐसी कोशिकाओं से बना जो इन्फेक्टिस तो थी, यानी पैथोजेनिक तो थी, लेकिन उन पैथोजेनिक जीवों के अंदर कुछ जीन्स का लॉस हो गया, जिसकी वजह से वो सेल वॉल या सेल वॉल जैसी स्ट्रक्चर जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, और केवल किसी जीवित ऑर्गेनिज्म में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी उनका रिडक्शन हो गया या उनकी कुछ जीन का लॉस हो गया, जिसकी वजह से वो एक स्वतंत्र रूप से एक सेल की बातें व्यवहार नहीं कर सकते। तो ये जो हाइपोथेसिस है वो हाइपोथेसिस क्या कहलाई, रिडक्शन या रिग्रेसिव हाइपोथेसिस कहलाई। दूसरी है सेल्यूलर ओरिजिन हाइपोथेसिस। सेल्यूलर ओरिजिन हाइपोथेसिस का मतलब है कि किसी न किसी प्रकार की कोई ऐसी सेल, जैसे बैक्टीरिया के अंदर अपन देखते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल मिलता है, क्या, प्लाज्मिड मिलता है। इसी तरह से अपन देखते हैं कि कुछ जीन्स ऐसी होती है जो जंपिंग जीन, जिससे बारबरा मैक्लिनटॉक ने जिसको बाद में बताया, जिसको अपन बोलते हैं जंपिंग जीन या ट्रांसपोजर्स जो बोलते हैं। तो ये जो डीएनए सेगमेंट है, ये डीएनए सेगमेंट मूल कोशिका से एस्केप्ड हो गए, यानी बाहर निकल गए, और किसी तरीके से इसके ऊपर प्रोटीन का आवरण बन गया। लेकिन चूंकि ये सेल से बाहर है, इसलिए वहां ये पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं हो सकते या रेप्लिकेट नहीं हो सकते। लेकिन जब कभी भी इनको लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलता है तो ये रेप्लिकेट हो सकते हैं। तो ये जो थ्योरी कहलाई, ये थ्योरी कौन सी है, सेल ओरिजिनेट थ्योरी, या इसको अपन एक और थ्योरी से नाम से जानते हैं, एस्केप हाइपोथेसिस के नाम से भी इसको जानते हैं। क्या नाम है इसका, एस्केप हाइपोथेसिस। देन तीसरी प्रकार की जो थ्योरी है, ये हाइपोथेसिस वो है को इवोल्यूशनरी थ्योरी। को इवोल्यूशनरी थ्योरी का मतलब है कि वायरस जो है उसी समय उत्पन्न हुए जिस समय पृथ्वी पर सेल का डेवलपमेंट हो रहा था, यानी सेल ओरिजिनेट हो रही थी, ओरिजिन ऑफ सेल की बात कर रहे हैं अपन। तो जिस समय सेल ओरिजिनेट हो रही थी उसी समय वायरस की भी उत्पत्ति हुई होगी। लेकिन ऐसा कोई जेनेटिक मटेरियल जिसके चारों तरफ केवल एक प्रोटीन का आवरण बना, और वो किसी न किसी लिविंग सेल के अंदर ही क्या कर सकता है, ग्रो कर सकता है, यानी कि सेल के ओरिजिन के समय भी साथ साथ इनकी उत्पत्ति भी हुई होगी। लेकिन आज की तारीख में अगर अपन देखें तो ये तीनों ही हाइपोथेसिस के प्रॉस भी है, कॉन्स भी है, यानी कि इसको किसी भी हाइपोथेसिस को हम पूर्ण रूप से सही नहीं मान सकते वायरस की उत्पत्ति के बारे में। कारण, इंपॉर्टेंट कारण क्या है, क्योंकि वायरस इतना छोटा जीव है कि उसके किसी प्रकार के फॉसिल्स हमें नहीं मिले अब तक, ठीक है। तो इसीलिए इसकी उत्पत्ति का राज जानने के लिए आज हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की सहायता लेते हैं, और इनके जो डीएनए क्रम है
कैसे हुई होगी। तो इसीलिए अपन देखेंगे तीनों हाइपोथेसिस जो अपने आप में पूर्णतया सही नहीं मान सकते कि किस हाइपोथेसिस या किसके द्वारा वायरस की उत्पत्ति हुई होगी। नाउ बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की या इसकी संरचना की, इसकी संरचना कैसी होती है। अब अपन बात करते हैं, वापस आते हैं इसके ऊपर डब्ल्यू स्टैनली के ऊपर। उससे पहले मेजर ने इनको क्या बताया था, कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम, यानी कि एक प्रकार का तरल संक्रामक, क्योंकि वो काफी छोटा था और बैक्टीरियल फिल्टर से छट जाता था। लेकिन जब डब्ल्यू स्टैनली ने इनको क्रिस्टलाइज फॉर्म में किया, उससे ये पता चला कि इसके ऊपर किसी न किसी प्रकार का प्रोटीन तो है ही, क्योंकि प्रोटीन जो है वही अवक्षेपित होकर क्या हुआ, क्रिस्टलाइज फॉर्म के अंदर आया था। तो जब बाद में अपने इसकी डिटेल स्ट्रक्चर देखी माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, तो अपने को पता चला कि ये जो विष का अणु है, जो वायरस है, ये वायरस एक्चुअल में कम से कम 2 पार्ट से मिलकर बना है। इसका एक बाहरी आवरण जो है उसको अपन बोलते हैं प्रोटीन का आवरण, और जिसका एक टेक्निकल वर्ड है कैप्सिड। इस आवरण को क्या अपन बोलते हैं, प्रोटीन का जो आवरण है उसको अपन बोलते हैं कैप्सिड। और कैप्सिड स्वयं छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना है, जिसको अपन बोलते हैं कैप्सोमियर। कैप्सिड जो है वो स्वयं छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना है, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, कैप्सोमियर। और इस प्रोटीन आवरण के अंदर की तरफ क्या मौजूद है, जेनेटिक मटेरियल। अब जेनेटिक मटेरियल के हिसाब से वायरस जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है अदर ऑर्गेनिज्म से। जहां अपन अदर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, चाहे यूकैरियोटिक हो चाहे प्रोकैरियोटिक, उनमें डीएनए और आरएनए दोनों प्रकार का जेनेटिक मटेरियल मिलता है। लेकिन वायरस अपने आप में ऐसा है कि जिसमें या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है। इसी आधार पर उसको डीएनए वायरस बोलते हैं या आरएनए वायरस बोलते हैं। तो स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर के अंदर एक तो प्रोटीन का आवरण हो गया जिसको अपन बोलते हैं कैप्सिड, और अंदर की तरफ क्या मौजूद है, जेनेटिक मटेरियल। और ये जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है, या तो आरएनए हो सकता है या डीएनए हो सकता है। अब ये जो आरएनए और डीएनए जो है, ये आरएनए और डीएनए भी स्ट्रैंड की संख्या इनमें कितनी है, धागों की संख्या कितनी है, उसके हिसाब से अलग हो सकते हैं। जैसे अगर अपन बात कर रहे हैं डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, क्या क्या किस तरीके कितनी तरीके के हो सकते हैं, अगर अपन बात करें तो कितने तरीके, एक तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इस प्रकार के वायरस, इसी तरह से सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए दूसरे प्रकार के वायरस, देन डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है, क्या हो गया, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, देन सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। लेकिन अब सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में भी 2 तरह की स्थिति हो सकती है, पॉजिटिव स्ट्रैंड आरएनए और सिंगल स्ट्रैंडेड नेगेटिव स्ट्रैंड आरएनए वायरस, ठीक है। इसके अलावा अपन देखते हैं कि ये जो 5 तरह के वायरस हैं, इनके अलावा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस तो है ही है, लेकिन कैसा वायरस, रिट्रोवायरस। अब एक नई कैटेगरी है रिट्रोवायरस। देन इसी तरह से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है, लेकिन साथ में कैसा है, रिट्रोवायरस है। तो अपन देखते हैं कितने तरह के वायरस होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 तरह के वायरस अपने को खोजे जा चुके हैं। किसके आधार पर, जेनेटिक मटेरियल के आधार पर कि इनका जेनेटिक मटेरियल कैसा है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, अब डबल स्ट्रैंडेड और सिंगल स्ट्रैंडेड से क्या मतलब समझते हैं आप। सिंपल सा कंसेप्ट है कि जो डीएनए है उसके 2 स्ट्रैंड मिलते हैं, 2 धागे मिलते हैं, ठीक है, तो इसको अपन डबल स्ट्रैंड बोलेंगे। अगर केवल एक धागा है तो इसको अपन सिंगल स्ट्रैंड बोलेंगे, अगर डीएनए तो उसको डीएनए बोलेंगे, और अगर आरएनए है तो आरएनए बोलेंगे। यानी कि अगर एक धागा है तो सिंगल स्ट्रैंड, और 2 धागे हैं इसके तो उसको अपन बोलेंगे डबल स्ट्रैंड। और आरटी का मतलब होता है यहाँ पर रिट्रोवायरस, ठीक है। अब ये एक सेपरेट टॉपिक है कि रिट्रोवायरस क्या होता है, जिसको अपन किसी और वीडियो के अंदर बताएंगे कि रिट्रोवायरस किसको बोलते हैं। तो स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे अपन कि स्ट्रक्चर के अंदर इनकी मेन स्ट्रक्चर क्या है। अब जो स्ट्रक्चर है या इनकी जो संरचना है, इसको अपन फिर से डिवाइड कर सकते हैं। किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं, हेलिकल प्रकार का, आइकोसाहेड्रल या क्यूबॉइड प्रकार का, और कॉम्प्लेक्स प्रकार का। हेलिकल को हिंदी में बोलेंगे कुंडलित प्रकार का, क्यूबॉइड को हिंदी में बोलेंगे घन आकृति प्रकार का, और कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल आकृति प्रकार का। और इन तीनों में ही हम देखते हैं कि 2 कैटेगरी और है तीनों ही, एक है नॉन एनवेलप्ड और एक है एनवेलप्ड।
नॉन एनवेलप्ड मतलब अआवृत, जिसके ऊपर किसी प्रकार का आवरण नहीं हो, और आवृत यानी एनवेलप्ड जिसका मतलब है किसी प्रकार का आवरण मौजूद है। अब जनरली जो आवरण होता है ये आवरण लिपिड का बना होता है, लिपोप्रोटीन का बना होता है या लिपिड का बना होता है, और ये जो आवरण है ये इसको होस्ट सेल से मिलता है, क्योंकि स्वयं के अंदर क्या है बेसिक स्ट्रक्चर इसकी कैसी है, केवल प्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड दोनों मिलते हैं, इसलिए इसको अपन को कंप्लीट रूप से अपन क्या बोलते हैं न्यूक्लियोकैप्सिड। न्यूक्लिक एसिड अंदर की तरफ बाहर की तरफ कैप्सिड का आवरण, तो वायरस को कंप्लीट वायरस पार्टिकल को क्या बोलते हैं न्यूक्लियोकैप्सिड बोलते हैं। अब इसके ऊपर आवरण हो सकता है या आवरण नहीं हो सकता है, तो उसके आधार पर अपन कह सकते हैं आवरण होगा तो एनवेलप्ड वायरस आवरण युक्त, और आवरण नहीं है तो नॉन एनवेलप्ड वायरस। अब इसको अपन उनकी आकृति के अनुसार तीन भागों में बांट रहे हैं। पहला है हेलिकल या कुंडलित प्रकार का। अब इस कुंडलित प्रकार का मतलब क्या हो गया कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, इस प्रकार के वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा होता है कुंडलित प्रकार का, इस प्रकार जैसे कोई कुंडली है या हेलिकल है, और इसके चारों तरफ हम देखते हैं कैप्सिड जो है उसका आवरण होता है। एक कॉमन एग्जांपल है इसका टीएमवी मोज़ेक वायरस या टोबैको मोज़ेक वायरस, वो इसी प्रकार का होता है, हेलिकल प्रकार का ही होता है, ठीक है ना। इस प्रकार की आकृति वाले वायरस को हम क्या बोलते हैं हेलिकल वायरस बोलते हैं। देन दूसरा है एग्जांपल अपन देखेंगे हेलिकल का कौन कौन सा है। एक तो अपने देखा टोबैको मोज़ेक वायरस, इसी तरह से मम्प्स वायरस है, न्यू कैस्टल वायरस है। इन दोनों में भी अपन देखते हैं कि जो टोबैको मोज़ेक वायरस है वो तो कैसा है नॉन एनवेलप्ड, यानी इसमें किसी प्रकार का एनवेलप नहीं है। जबकि अगर अपन बात कर रहे हैं इसकी मम्प्स वायरस की, जैसे यहाँ डायग्राम बना रखा है अपन, मम्प्स वायरस की बात करें तो मम्प्स वायरस कैसा है जिसके ऊपर एक प्रकार का आवरण है, अपने आप में कैसा है कुंडलित प्रकार का है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल कुंडलित है, कई सारी कुंडलियों से बना है, लेकिन साथ में क्या है इसके ऊपर एक लिपोप्रोटीन का आवरण भी है। तो हेलिकल सिमेट्री तो है, लेकिन साथ साथ में ये कैसा हो गया एनवेलप्ड। और टोबैको मोज़ेक वायरस का जो सही डायग्राम बना है यहाँ पर इस तरह से दिखाई देता है, वो अंगूर के गुच्छों की तरह इस तरह से, ठीक है। और जो इसका मटेरियल है जेनेटिक मटेरियल है वो ऊपर की तरफ कैसा दिखाई देता है कुंडलित प्रकार का दिखाई देता है। तो ये तो हो गया टोबैको मोज़ेक वायरस कुंडलित प्रकार के अंदर, ठीक है, और लेकिन किसी प्रकार का आवरण नहीं है तो नॉन एनवेलप्ड। और ये कैसा है इसके ऊपर आवरण है लेकिन साथ में इसका जेनेटिक मटेरियल और न्यूक्लियोकैप्सिड कैसा है हेलिकल प्रकार का है, तो ये हो गया एनवेलप्ड वायरस। नाउ दूसरी कैटेगरी जो है क्लासिफिकेशन इसको अपन कर रहे हैं स्ट्रक्चर के आधार पर, तो दूसरी कैटेगरी क्यूबोइडल या आइकोसाहेड्रल घन आकृति का। आइकोसाहेड्रल का मतलब है जिसमें एक विशिष्ट प्रकार की घन आकृति या जिसमें फलक होते हैं, फेस होते हैं, और नॉर्मली ये फेस होते हैं ट्रायंगुलर फेस होते हैं, हम देखते हैं ट्रायंगुलर फेस, और इन ट्रायंगुलर फेस की संख्या अलग-अलग वायरसेस के अंदर अकॉर्डिंग टू उसकी वायरस कैसा है उसके अकॉर्डिंग ये फिक्स होता है इन फेस की संख्या, और हर फेस के ऊपर कैप्सुलिया की संख्या भी निश्चित होती है, ठीक है। तो इस प्रकार के वायरस जिसकी एक घन आकृति हो, एक प्रकार की जिसमें तल हो, विशेष प्रकार के तल हो या फेस हो, उसको अपन क्या बोलते हैं आइकोसाहेड्रल या क्यूबोइडल प्रकार का वायरस बोलते हैं। और इसकी दोनों कैटेगरी एनवेलप्ड और नॉन एनवेलप्ड दोनों प्रकार के अपन को दिखाई देते हैं आइकोसा या कुंडलित प्रकार में। एग्जांपल हो गया हर्पीज वायरस है या टर्निप येलो मोज़ेक वायरस है, पोलियोमा वायरस है, 5x174 वायरस है, ये सभी कैसे वायरस हैं क्यूबोइडल प्रकार के वायरस हैं। यहाँ अपन देख सकते हैं जैसे हर्पीज वायरस का डायग्राम अपने बना रखा है ना, ये कैसे दिखाई दे रहा है एक घन आकार के दिखाई दे रहा है, लेकिन साथ में कैसा है एनवेलप्ड भी है, घन आकृति दे रहा है लेकिन साथ में कैसा है घन आकृति भी इसकी दिखाई दे रही है क्यूबोइडल। इसी तरह से अपन देखते हैं पोलियोमा वायरस या पोलियो वायरस, पोलियो वायरस के अपन को इसी तरह से दिखाई देता है, तो ये कैसा हो गया क्यूबोइडल वायरस या आइकोसाहेड्रल वायरस को बोलेंगे। नाउ तीसरी कैटेगरी जो है वो कौन सी है कॉम्प्लेक्स प्रकार की, यानी जटिल प्रकार की। अब जटिल का मतलब इसको इन दोनों में से किसी कैटेगरी में नहीं रख सकते, तो स्वयं की विशिष्ट आकृति है, इस प्रकार के वायरस या जटिल प्रकार के वायरस को हम क्या बोलेंगे कॉम्प्लेक्स प्रकार या जटिल प्रकार के वायरस बोलेंगे, जिनकी खुद की आकृति विशिष्ट प्रकार की है। जैसे एग्जांपल बात करते हैं बैक्टीरियोफेज जो है, जिसको जीवाणुभोजी या बैक्टीरियोफेज अपन बोलते हैं,
प्रकार के वायरस को अपन क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स सिमेट्री के वायरस बोलेंगे। और ये भी क्योंकि ये इसके ऊपर भी आगे मिल सकता है, अपन एंडोड या नॉन एंडोड इनको भी कैटेगराइज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि इनकी स्ट्रक्चर के आधार पर इसको 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं ना। इनका आकार देख लेते हैं, क्या इनकी रेंज, इनकी साइज किसकी कितने आकार की होती है। नॉर्मली अपन देखते हैं कि बैक्टीरिया जो है उसको अपन माइक्रोन में नापते हैं, ठीक है, और माइक्रोन का मतलब है 10 टू पावर -6। लेकिन जब अपन देखा कि इनिशियली जो प्रयोग किए गए थे चार्ल्स चैम्बरलेन ने जो फिल्टर बनाया था बैक्टीरिया फिल्टर, जिससे बैक्टीरिया को तो अलग कर सकते हैं, लेकिन ये जो वायरस होता है ये बैक्टीरिया फिल्टर से भी अलग नहीं होता बल्कि छनकर नीचे आ जाता है। यानी कि इसकी साइज इतनी छोटी है कि जो बैक्टीरिया के लिए फिल्टर बनाया था उससे भी छनकर नीचे आ जाता है। यानी कि इसकी साइज बैक्टीरिया से काफी छोटी है और इसी कारण इसको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर या सामान्य माइक्रोस्कोप के अंदर नहीं देख सकते। अब इसकी जो साइज इसको अपन मापते हैं किसमें, नैनोमीटर में या एंगस्ट्रॉम के अंदर। नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ मीटर और एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻10 मीटर की, या तो नैनोमीटर में या एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। सबसे जैसे यहाँ देखते हैं, यहाँ आपने बना रखा है कुछ डायग्राम। बैक्टीरियल वायरस की बात करें, बैक्टीरियल वायरस की बात करें तो 200 एंगस्ट्रॉम का है। पोलियो वायरस की बात कर रहे हैं, टीएमवी वायरस काफी बड़ा वायरस है जिसकी अगर लेंथ की बात करें तो 3000 एंगस्ट्रॉम या 300 नैनोमीटर जिसकी साइज है। इन्फ्लुएंजा वायरस की बात करें उसका डायमीटर जो है वो 800 नैनोमीटर है। हर्पीज वायरस की बात करें तो इसका डायमीटर जो है 1500 एंगस्ट्रॉम जिसका डायमीटर है। इसी तरह से स्मॉल पॉक्स की बात करें तो 2500 एंगस्ट्रॉम जिसकी लंबाई है। तो अलग-अलग साइज के, यानी कि मिनिमम साइज से लेकर कुछ मैक्सिमम साइज तक के वायरस को दिखाई जिनकी खोज की जा चुकी है। लेकिन ये जो वायरस है इन सब की साइज किसके अंदर है, नैनोमीटर में। और इतने छोटे पार्टिकल होने की वजह से इनको हम सामान्य माइक्रोस्कोप के अंदर नहीं देख सकते। इनको केवल और केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखा जा सकता है। तो इनकी जो डिटेल स्ट्रक्चर है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आविष्कार के बाद ही पता चला। तो ये तो हुआ कौन सा, इसके आकार के बारे में, इसकी आमाप के बारे में। नाउ अपन बात करते हैं कि इनका वर्गीकरण कैसे करेंगे, क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। अब बेसिकली ये चूंकि बिल्कुल अलग प्रकार के जीव है, ना तो जीवित है ना ही ये क्या है पूर्ण रूप से निर्जीव है, बिल्कुल अलग प्रकार की कैटेगरी है। तो इसी कारण इनके क्लासिफिकेशन में काफी समस्या काफी समस्या आई इनिशियली। तो इनिशियली इनको किसके अंदर ये रोग उत्पन्न कर रहे हैं उसके आधार पर क्लासिफाई किया। जैसे प्लांट वायरस यानी पादपों को रोग उत्पन्न करने वाले वायरस। इसी तरह से अपन देखते हैं इनवर्टिब्रेट वायरस यानी अकशेरुकी जीवों को रोग उत्पन्न करने वायरस, या वर्टिब्रेट वायरस, ये डुअल होस्ट वायरस यानी 2 होस्ट के अंदर रोग उत्पन्न करने वाले वायरस। देन देखते हैं होम्स ने 1948 के अंदर होम्स ने इनको 3 तरह से क्लासिफाई किया। फेजिनी यानी कि ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया के ऊपर रोग उत्पन्न करते हैं, फेज का मतलब होता है बोझी, तो फेजिनी के अंतर्गत रखा। इस तरह से फाइटोफेजिनी यानी कि पादपों में उत्पन्न करने वाले रोग उत्पन्न करने वायरस, और जूफेजिनी यानी कि जंतुओं में रोग उत्पन्न करने वाले वायरस। इसके आधार पर देन आज की तारीख में अगर अपन देखें, टर्नियर ने 1962 के अंदर इंटरनेशनल कमिटी ऑफ वायरस नोमेनक्लेचर जो है उसके आधार पर, यानी ये जो कमेटी है जिसमें टर्नियर ने अपना क्लासिफिकेशन दिया और इस कमेटी ने इसको मान्यता प्रदान की, इस प्रकार के जो क्लासिफिकेशन है उसको, और इसके आधार पर उन्होंने एक विशिष्ट नामकरण पद्धति रखी। इस नामकरण पद्धति में अपन देखते हैं कि 2 भाग होते हैं। पहला भाग क्या है कि उस वायरस का जो प्रचलित नाम है उसको अपन उसका नाम देते हैं प्रचलित नाम, ठीक है। और दूसरा वायरस जो है, दूसरा नाम जो है वो नाम आता है उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर, उसके कई सारे कैरेक्टर्स हैं और इन कैरेक्टर्स को अपन 4 पेयर्स के अंदर लिखते हैं। 4 इसके पेयर हैं और
इस पेयर को अपन बोलते हैं क्रिप्टोग्राम, वायरस का क्रिप्टोग्राम, जिससे हमें उसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता। अब इसका जो प्रचलित नाम है वो तो सदैव एक समान रहेगा, यानी इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन जो क्रिप्टोग्राम है वो नई रिसर्च के साथ बदलता रहता है, क्योंकि जैसे नई इंफॉर्मेशन आएगी उसकी क्रिप्टोग्राम अपन बदल सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन तो कैसे किया है इनका, डीएनए वायरस और आरएनए वायरस के आधार पर, यानी कि जो लेटेस्ट क्लासिफिकेशन है वो तो कैसा है, डीएनए वायरस के आधार पर और आरएनए वायरस के आधार पर, यानी इसके अंदर या तो डीएनए मिल रहा है या आरएनए मिल रहा है, उसके आधार पर इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। नाउ एक एग्जांपल लेते हैं अपन इसकी नॉमेनक्लेचर का, नाम पद्धति का, कि कैसे इनका नाम दिया गया। जैसे अगर अपन बात करें टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है, टीएमवी वायरस की बात करें अपन, तो इसका जो प्रचलित नाम का क्या हो गया, टीएमवी, यानी पहला स्टेप तो या पहला पार्ट है टीएमवी, इसका प्रचलित नाम है। लेकिन जो इसका क्रिप्टोग्राम है वो कैसा है, R/1 2/5 E/E और चौथा है S/E। अब अपन ने कहा कि क्रिप्टोग्राम में 4 पेयर होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब ये चारों पेयर किसको डिनोट करते हैं, किसको निर्धारित करते हैं, तो जो पहला पेयर है वो न्यूक्लिक एसिड का प्रकार, यानी टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड इसमें कौन सा प्रकार का मिल रहा है, और साथ में न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रैंड की संख्या, कितने स्ट्रैंड है, तो टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड कौन सा है, आर का मतलब है आरएनए, यानी टीएमवी के अंदर टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड कौन सा है, आरएनए, और उसके स्ट्रैंड कितने मिलते हैं, एक, यानी सिंगल स्ट्रैंड मिल रहा है। तो पहला हो गया सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, इसका मतलब क्या हो गया, डिटेल के अंदर अगर अपन ये सोचना चाहे तो टीएमवी या टोबैको मोज़ेक वायरस के अंदर जो इसका क्रिप्टोग्राम है वो डिनोट करता है कि पहला जो पेयर है वो डिनोट करता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को, ठीक है। नाउ दूसरा जो पेयर है क्रिप्टोग्राम का वो क्या करता है कि इस न्यूक्लिक एसिड का वेट कितना होगा, मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा और उसकी परसेंटेज कितनी है। तो यहां पर देखिए कि 2 का मतलब है 2 लाख, 2 लाख, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड या इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 2 लाख डाल्टन। देन 5 का मतलब हो गया 5% उसकी मात्रा या उसकी क्वांटिटी कितनी है, 5% उसकी क्वांटिटी है। तो दूसरा पेयर तो क्या हो गया, न्यूक्लिक एसिड जो मिल रहा है उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, उसकी क्वांटिटी कितनी है। जहां तीसरा पेयर या थर्ड पेयर जो है वो वायरस का शेप कैसा है, यानी कि उसका आकार कैसा है, और न्यूक्लिक एसिड का प्रोटीन का आकार कैसा है, उन दोनों के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर बात करें टोबैको मोज़ेक वायरस के अंदर E/E, यानी कि वायरस का स्वयं का शेप भी कैसा है, एलोंगेटेड, और उसके प्रोटीन या इसका जो न्यूक्लिक एसिड है उसका भी शेप कैसा है, एलोंगेटेड, दीर्घ प्रकार का। तो ये तीसरा शेप हो गया इसका जानकारी देने के लिए। और चौथा पेयर जो है वो चौथा पेयर है कि उसकी होस्ट की वैरायटी क्या है और उसमें ट्रांसमिशन के लिए, यानी कि वो ट्रांसमिट कैसे हो रहा है दूसरे जीवों, एक होस्ट से दूसरे होस्ट में ट्रांसमिट कैसे हो रहा है, संचरण कैसे हो रहा है उसका, उसकी जानकारी देता है। तो चौथा पेयर जो है, एस का मतलब है स्पोरोफाइट और ए का मतलब है एयर, यानी कि ये जो वायरस है स्पोरोफिटिक प्लांट, बीजाणुविद पादपों के अंदर रोग उत्पन्न कर रहा है और साथ में एयर के द्वारा इसका संचरण हो रहा है या एयर के द्वारा इसका ट्रांसमिशन हो रहा है। तो अपने आप में ये पूरा का पूरा नेम जो है वायरस का, यानी कि एक तो उसका प्रचलित नाम और साथ में उसका क्रिप्टोग्राम, ये अपने को उस वायरस की कंप्लीट डिटेल देता है। इसी प्रकार अपन देखते हैं कि सभी वायरस का जितने भी खोजा गया है उनका एक प्रचलित नाम है, साथ साथ में उसका क्रिप्टोग्राम भी बनाया गया है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा तो इसका प्रचलित नाम हो गया और उसका जो क्रिप्टोग्राम है इन्फ्लुएंजा वायरस का क्रिप्टोग्राम कैसा हो गया, जगह आपके पास नहीं बची, यहाँ हम बात कर लेते हैं, ठीक है। इसका जो क्रिप्टोग्राम है इसका इन्फ्लुएंजा वायरस का वो है R/1, देन 2 3/10, देन तीसरा जो पेयर है वो है S/E और
अब पहला तो क्या हो गया, इसका जो पहला पेयर है उसका मतलब हो गया आरएनए है इसके अंदर, और एक का मतलब है सिंगल यानी सिंगल स्ट्रैंडेड इसके अंदर आरएनए है। दूसरा क्या है इसका मॉलिक्यूलर वेट, या तो 2 लाख या 3 लाख डालने इसका मॉलिक्यूलर वेट हो सकता है, और इसकी जो परसेंटेज मात्रा होती है 10% इसकी परसेंटेज मात्रा है। चौथा है इसका शेप, एस का मतलब होता है स्फेरिकल यानी गोलाकार, तो वायरस का शेप तो कैसा है गोलाकार, और इसका जो न्यूक्लियोटाइड यानी प्रोटीन जो है वो कैसा है एलोंगेटेड प्रकार का प्रोटीन है, ठीक है। और चौथा पेयर जो है वी, वी यानी जो वर्टिब्रेट, यानी वर्टिब्रेट के अंदर रोग उत्पन्न करता है, होस्ट रेंज कैसी इसकी वर्टिब्रेट की है, और ए मतलब एयर के द्वारा ये ट्रांसमिट हो रहा है। तो इन्फ्लुएंजा वायरस की डिटेल अपने पास में आगे की प्रचलित नाम तो हो गया इन्फ्लुएंजा वायरस, और साथ में अपन देख रहे हैं जैसे प्रचलित नाम क्या हो गया इन्फ्लुएंजा वायरस, और साथ में इसका क्रिप्टोग्राम क्या डिटेल दे रहा है आपको कि पहला युग्मक दे रहा है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, दूसरा है 2 से 3 लाख इसका डाल्टन मॉलिक्यूलर वेट है, 7 से 10% इसकी मात्रा है। देन वायरस खुद कैसा स्फेरिकल और प्रोटीन कैसा इसका इनोवेटेड आकृति का। देन वर्टिब्रेट का मतलब है वर्टिब्रेट के अंदर रोग उत्पन्न कर रहा है, और ए का मतलब है एयर के द्वारा ट्रांसमिट हो रहा है। तो ये कहलाएगा इसका क्रिप्टोग्राम कहलाएगा। तो यहाँ पर भी कई बार क्वेश्चन बनता है क्रिप्टोग्राम क्या है, या किसी वायरस का क्रिप्टोग्राम पूछ सकते हैं कि इन्फ्लुएंजा वायरस का क्रिप्टोग्राम लिखिए या मम्प्स वायरस का क्रिप्टोग्राम लिखिए, तो ये आपको हर वायरस के क्रिप्टोग्राम से बुक्स में मिल जाएंगे या फिर इंटरनेट पर आसानी से आपको मिल जाएंगे। तो ये एक जनरल कैरेक्टर का वायरस का, जिसका आपने पहला पार्ट आज वीडियो में किया, पहले पार्ट में अपने इसके केवल कुछ कैरेक्टर पढ़े हैं। इसका जो दूसरा पार्ट है वीडियो का जो दूसरा पार्ट है उसमें अपन देखेंगे कि ये जो वायरस है इसका इसके जो रोगजनक लक्षण है वो रोगजनक लक्षण किस प्रकार के होंगे, देन उसके अंदर इसका ट्रांसमिशन कैसे होगा या वायरस का ट्रांसमिशन कैसे होंगे, तो वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वायरस के बारे में डिटेल के अंदर पता चल होगा इस वीडियो से कि वायरस क्या है और उनको उनका कंसेप्ट कैसे आए। नेक्स्ट वीडियो में अपन इनका पढ़ेंगे, इसके और आगे के जनरल कैरेक्टर पढ़ेंगे। तब तक आप वीडियो को अच्छे से देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसके ऊपर कमेंट से